माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के ई लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी बच्चों का स्वागत है। मैं राजेश्वरी चौहान, प्रवक्ता महर्षि दयानंद विद्यापीठ इंटरमीडिएट कॉलेज गाजियाबाद से आज कक्षा 12 विषय नागरिक शास्त्र अध्याय 6 अंतर्राष्ट्रीय संगठन भाग 1 का अध्ययन करेंगे। अध्याय की रूपरेखा। अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं उसके उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र संघ व उद्देश्य। संयुक्त राष्ट्र से संबंधित विभिन्न संगठन। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। इस अध्याय की रूपरेखा में जानने से पहले इसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि बताना चाहेंगे कि सोवियत संघ का विखंडन हो चुका था। सन 1991 में दो ध्रुवीय राजनीति खत्म हो चुकी थी। साम्यवादी गुट यानी सोवियत संघ का विघटन अथवा विखंडन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन। अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों है? अंतर्राष्ट्रीय संगठन को बनाने से विश्व स्तर पर क्या लाभ है? किस उद्देश्य के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता हुई? जब पूरे विश्व स्तर पर दो ध्रुवीय राजनीति चल रही थी, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ की, दोनों के ही बीच में विरोधाभास रहे। एक अमेरिका जैसा देश पूंजीवादी गुट रहा और सोवियत संघ साम्यवादी गुट रहा। 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ। विघटन होने के कारण एक विश्व स्तरीय राजनीति रह गई और उस आधार पर संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देशों के दबदबे को कम करने के लिए या उस महाशक्ति पर नियंत्रण करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय जैसे संगठन की आवश्यकता हुई। तो यहाँ पर एक लोगो दिया हुआ है और ये संयुक्त राष्ट्र संघ का है। यहाँ पर ये जो पत्तियां दिखाई गई हैं, ये जैतून की पत्तियां हैं। इस नक्शे में विश्व स्तर का मानचित्र दिखाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय संगठन का तात्पर्य, अंतर्राष्ट्रीय संगठन ऐसी इकाई है जिसकी स्थापना उनके सदस्यों के बीच औपचारिक राजनीतिक सहमतियों के आधार पर होती है। इन सहमतियों के साथ साथ असहमति भी होती है। विश्व स्तर पर सभी देशों की सहमति को तैयार करना, उन्हें इस नीति के लिए तैयार करना कि जो भी आप उद्देश्य कायम करना चाहते हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा देश अपनी स्वीकृति दें। वर्तमान में यदि उदाहरण देते हैं हम संयुक्त राष्ट्र संघ का, तो उसमें 193 सदस्य देश हैं। तो उन सभी की सहमति के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय संगठन के उद्देश्य निर्धारित किए गए। युद्ध और शांति के संदर्भ में देशों के लिए सहायक, जीवन स्तर को बेहतर करने के लिए देशों की सहायता। यह संगठन सहयोग करने के उपाय और सूचनाएं एकत्र करने में सहायक है। सहयोग की जरूरत को पहचान कर सहयोग का मार्ग तैयार करना है। वैश्विक स्तर की समस्याओं से निपटने में सहायक है। जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, कोरोना महामारी। यहाँ इसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जब युद्ध और शांति के संदर्भ में प्रथम विश्व युद्ध सन 1914 से 1918 तक चला, तो विश्व स्तर पर विश्व युद्धों को रोकने के लिए लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई और मुख्य उद्देश्य युद्धों को रोकना और शांतिपूर्ण तरीके से विवादों को सुलझाना बनाया गया था। लेकिन लीग ऑफ नेशन असफल रहा।
जिसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की भी स्थापना की गई। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय संगठन बहुत हद तक युद्धों को रोकने में कायम भी रहा। यदि किसी भी देश में जीवन स्तर को बेहतर करने की आवश्यकता है, उदाहरण के लिए लैटिन अमेरिका जैसे देश, अफ्रीका जैसे देश, एशिया के कुछ देशों में आवश्यकता महसूस हुई, तो समय समय पर संयुक्त राष्ट्र संघ में भी सहयोग दिया गया। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भी आवश्यकता बरकरार है। यह संगठन सहयोग करने के साथ साथ सूचनाएं भी एकत्र करता है। यदि किसी देश की आर्थिक स्थिति, आर्थिक महामंदी, या उदाहरण के लिए हम यहाँ पर ले लेते हैं कोरोना जैसी महामारी जो वैश्विक स्तर पर भी फैली हुई है, इस पर नियंत्रण करना और मेडिकल साधनों को रिसर्च में लाना, सबका सहयोग होना, सभी संशोधन में और शोध में लगे हुए हैं। चीन के द्वारा इस बीमारी को फैलाया गया तो उससे संबंधित सूचनाएं भी एकत्र की गई संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा, उससे जुड़ी हुई अन्य संस्थाओं के द्वारा। सहयोग की जरूरत को पहचानना, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन का काम है कि किन किन देशों में सहयोग की आवश्यकता है, कहाँ पर सैनिक सहायता की आवश्यकता है, कहाँ पर आर्थिक सहायता की आवश्यकता है, और सहयोग का मार्ग तैयार करना। सहयोग का मार्ग तैयार करने के लिए लोगों की, देशों की सहमति की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, यदि आर्थिक आधार पर सहयोग किया जाता है तो सभी देशों का उसमें कितनी भागीदारी होगी, उस सहयोग को किस प्रकार से वितरित किया जाएगा, यह कैसे निश्चित होगा और कौन निश्चित करेगा, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में तैयार किया गया है। वैश्विक स्तर की समस्याओं से निपटने में सहायक, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग। यदि ग्लोबल वार्मिंग होती है, वातावरण में गर्म वातावरण तापमान रहता है, तो इससे ग्लेशियर पिघलेगा। ग्लेशियर पिघलेगा तो बाढ़ की संभावनाएं बढ़ेंगी। जितने भी निम्न भूमिकरण क्षेत्र हैं वहां पर बाढ़ आने की संभावनाएं पूरी हो जाती हैं, यानी पूरी समस्याओं से घिरा हुआ हो सकता है। तो ऐसे स्तर पर ग्लोबल वार्मिंग हो, कोरोना जैसी महामारियां हों, या जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं हों, या आतंकवाद जैसी समस्याएं हों, या गृह युद्ध हो, या जनसंहार हो, जब जब ऐसी समस्याएं आएंगी तो उन समस्याओं का समाधान वैश्विक स्तर पर बैठ कर के विचार विमर्श के द्वारा नीति नियमों को निर्धारित करना, समस्याओं को निपटाना और सहयोग के लिए मार्ग तैयार करना होता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, यहाँ आपको एक चित्र दिखाया गया है संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित, और यहाँ पर सभी देशों के ध्वज दिखाई दिए हैं। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत लीग ऑफ नेशन बना, लेकिन इसकी आरंभिक सफलता रही। आरंभिक सफलता के बाद द्वितीय विश्व युद्ध हुआ और उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ बना। जैसा कि आपको पूर्व में बताया गया है कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला और लीग ऑफ नेशन की स्थापना भी विश्व युद्धों को रोकने के लिए की गई थी, लेकिन कुछ ऐसे कारण बने कि वह द्वितीय विश्व युद्ध को नहीं रोक पाया। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हिटलर ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड पर आक्रमण करके की, लेकिन सबसे ज्यादा नरसंहार द्वितीय विश्व युद्ध में हुआ और दोबारा से ऐसे विश्व युद्ध ना हो, इसलिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई। 24 अक्टूबर 1945 को 51 देशों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए, यानी जिस समय स्थापना हुई तो उस समय 51 देश और वर्तमान में 193 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो प्रधान अधिकारी होता है वह महासचिव होता है, और ये महासचिव जो वर्तमान में हैं एंटोनियो गुटेरेस हैं। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सलाह पर
आम सभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। जितने भी हम संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में पढ़ेंगे, सबसे ज़्यादा दावेदारी, सबसे ज़्यादा प्रमुखता सुरक्षा परिषद को दी गई है। 30 अक्टूबर 1945 को भारत संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के उद्देश्य निर्धारित किए गए। यह भी वैश्विक स्तर पर विचार विमर्श के द्वारा नीति, नियम, उद्देश्य यानी कार्य करने के लिए बनाए गए। विश्व युद्ध जैसी विभीषिका को भविष्य में ना होने देना, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से जनसंहार बहुत ज़्यादा हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बमों का प्रयोग करने से जनहानि और धनहानि दोनों ही ज़्यादा हुई, और इसका जो नरसंहार शुरू हुआ अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा करके हुआ था। विभिन्न देशों के आपसी मतभेद एवं विवादों को सुलझाना, विश्व में सामाजिक आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाना, समस्त मानव जाति के अधिकार का सम्मान करना। यहाँ दिया हुआ है कि विभिन्न देशों के आपसी मतभेद, कभी भी यदि देशों के बीच मतभेद होते हैं तो उसका परिणाम केवल युद्ध ही नहीं बल्कि उन्हें विचार विमर्श के द्वारा कम किया जा सकता है, उनकी शत्रुता में कमी लाई जा सकती है। आर्थिक विकास के आधार पर देशों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना भी होता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि यूरोपीय संघ जैसे संगठन बने, आसियान जैसा संगठन बना, तो ऐसे संगठन भी संयुक्त राष्ट्र संघ के सहयोग से आर्थिक विकास की संभावनाओं को बढ़ाती है। मानव जाति के अधिकार का सम्मान, सभी मांग करते हैं कि नागरिकों को लोकतंत्र यानी जनता का शासन मिले, मौलिक अधिकार प्राप्ति हो। उसी अधिकारों के तहत मानव अधिकारों के लिए बात करता है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान सचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। यह वर्तमान अपने पद पर कार्यरत हैं। यहाँ दिया हुआ है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के नाम: सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, महासभा, सचिवालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ट्रस्टीशिप काउंसिल। आप यहाँ देखेंगे कि बच्चों ने अभी तक पढ़ा है उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, लेकिन यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर है जो विश्व स्तर के देशों के बीच में विवाद होने पर कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में पहला है सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य हैं: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन, तथा 10 अस्थायी सदस्य हैं जिनका चुनाव 2 वर्षों के लिए महासभा द्वारा होता है। स्थायी सदस्यों को प्राप्त अधिकारों को निषेधाधिकार अथवा वीटो पावर कहते हैं। इस परिषद का मुख्य कार्य विश्व शांति को प्रत्येक प्रकार से सुरक्षित रखना है। यहाँ इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देंगे कि यहाँ जो सदस्यों की संख्या है ये 15 है, कुल 5 स्थायी हैं और 10 अस्थायी हैं। जो 10 अस्थायी हैं ये 2 वर्षों के लिए बनाए गए हैं, और जो 5 हैं ये जीवन काल यानी जब तक संयुक्त राष्ट्र संघ रहेगा ये 5 सदस्य स्थायी रूप से रहेंगे। और इनको एक विशेष अधिकार भी दे दिया जिसे हम वीटो पावर कह रहे हैं या निषेधाधिकार। और मुख्य कार्य दिया है विश्व शांति। तो विश्व शांति स्थापित करने के लिए यदि सुरक्षा परिषद को अपनी सेना भी भेजनी पड़ती है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद की अपनी एक सेना भी होती है, और यदि युद्ध जैसी स्थितियों को रोकना हो तो वह
इसमें शामिल सदस्य देशों से भी सैनिक सहायता प्राप्त करके अन्य दूसरे देशों को सहायता पहुंचा सकती है। निषेधाधिकार अथवा वीटो पावर को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ चित्र दिया गया है आपको, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर कार्य प्रणाली को दिखाया गया है। एक सिटिंग अरेंजमेंट भी आप देख रहे हैं किस तरीके से यहाँ लोगो दिखाया गया है। किसी भी वाद विवाद का अंतिम निर्णय 5 स्थायी सदस्यों की सहमति तथा 4 अस्थायी सदस्यों की सहमति के आधार पर किया जाता है। यदि स्थायी सदस्यों में से किसी एक भी सदस्य की किसी विषय पर अस्वीकृति हो जाती है तो वह निर्णय रद्द हो जाता है। स्थायी सदस्यों के इस अधिकार को निषेधाधिकार अथवा वीटो पावर कहते हैं। इसे हमने पहले पढ़ा है कि अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ये 5 स्थायी देश हैं। जो अस्थायी हैं वो केवल 2 वर्ष के लिए बनाए गए हैं, यानी इनके स्थायी और अस्थायी सदस्यों का प्रभाव और भूमिका का भी प्रभाव इनके निर्णयों में रहता है। जो निर्णय या जो सहमति 5 स्थायी सदस्यों की दावेदारी मजबूत होगी, उतना प्रभाव अस्थायी सदस्यों का भी नहीं रहता। तो कोई भी निर्णय यदि एक भी सदस्य किसी भी विषय पर अपनी असहमति दिखाता है, अस्वीकृति देता है, तो ऐसे निर्णय रद्द हो जाते हैं। यानी अन्य यदि 4 सदस्यों ने सहमति दी है स्थायी सदस्य देशों में, तो ऐसे निर्णयों को रद्द कर दिया जाता है। ऐसे निर्णय स्वीकार नहीं किए जाएंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में दूसरा है महासभा। इसे एक विश्व संसद के रूप में जाना जाता है। संसद यानी जहां पर बैठ करके नीति निर्धारित किए जाते हैं, नियम बनाए जाते हैं, कार्य प्रणाली निश्चित की जाती है। यहीं पर एक संसद का रूप बताया गया है। इस सभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार सितंबर माह में होता है। साधारण विषयों में निर्णय बहुमत से लिए जाते हैं, किंतु विशेष विषयों के लिए 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जितने भी सदस्य हैं महासभा में, निर्णय लिए जाते हैं बहुमत के आधार पर, और कितना, यानी आधे से अधिक 2/3। भारत की विजय लक्ष्मी पंडित महासभा के अध्यक्ष पद पर रहने वाली प्रथम भारतीय महिला रही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं के समाधान हेतु इसकी स्थापना की गई। वर्तमान में इसमें कुल 54 सदस्य देश हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों में सचिवालय। इसका प्रमुख संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव होता है, जिसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 वर्ष के लिए की जाती है। अभी सचिवालय यानी जिनके अधिकारी महासचिव होते हैं, उनके बारे में भी हम सभी महासचिव जितने रह चुके हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में जानेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यायिक अंग है। इसका मुख्यालय हेग में स्थित है। इसमें कुल 15 न्यायाधीश होते हैं, जिनका निर्वाचन महासभा एवं सुरक्षा परिषद द्वारा 9 वर्ष की अवधि के लिए किया जाता है। निर्णय बहुमत के आधार पर लिए जाते हैं। संरक्षण परिषद, इसका मुख्य कार्य विकसित पिछड़े प्रदेशों के हितों की रक्षा करना है और कार्य संघ के विकसित एवं प्रभुत्वशाली सदस्यों के द्वारा किया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित विभिन्न संगठन दिए गए हैं यहाँ पर।
पहला है विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। WHO में भारत भी सदस्य देश है और WHO पल्स पोलियो जैसे अभियान चलाता है। कोरोना जैसी महामारियों में WHO का विशेष योगदान रहता है, सूचनाएं एकत्र करता है और एकत्र करने के बाद सभी देशों के साथ बैठ करके विचार विमर्श भी करता है समाधान हेतु। संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट UNDP आयोग के द्वारा ही दी जाती है और इसका उद्देश्य यही होता है कि सभी देशों को अपने मानव विकास की रैंकिंग का पता चल सके। वर्तमान समय में भारत 129वें स्थान पर है। संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार आयोग, यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स कमीशन UNHRC, 10 दिसंबर सन 1948, प्रत्येक 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग, यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रिफ्यूजी UNHCR, वर्तमान समय में महासचिव एंटोनियो गुटेरस इस उच्च आयोग के सदस्य रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ बाल कोष, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड यूनिसेफ, यानी ये बच्चों के स्वास्थ्य पर भी कार्य करता है। संयुक्त राष्ट्र संघ शैक्षणिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को विश्व स्तर पर शैक्षिक कार्यों के लिए जाना जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव, प्रथम ट्राइगवली 1946 से 1952 तक महासचिव के पद पर कार्यरत रहे। नॉर्वे के वकील और विदेश मंत्री रह चुके हैं। डैग हैमरशोल्ड 1953 से 1961, स्वीडन के अर्थशास्त्री और वकील, कांगो संकट सुलझाने के प्रयासों के लिए मरणोपरांत वर्ष 1961 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किए गए। यू थॉन्ट 1961 से 1971, यह म्यांमार के शिक्षक और राजनयिक रहे हैं। म्यांमार को ये नया नाम है, पुराना नाम वर्मा है। यहाँ नोबेल शांति पुरस्कार शब्द का प्रयोग किया गया है। स्वीडन की सरकार नोबेल पुरस्कार उपलब्ध कराती है, सम्मानित किया जाता है। कुर्ट वॉल्डहीम 1972 से 1981, यह ऑस्ट्रिया कूटनीतिज्ञ और विदेश मंत्री रहे हैं। जितने भी हमने ये 4 नाम पढ़े हैं अभी महासचिव के पद पर, ट्राइगवली, डैग हैमरशोल्ड, यू थॉन्ट और कुर्ट वॉल्डहीम, ये अपने प्रयासों में महासचिव के पद पर कार्यों को संपन्न करने में सफल रहे हैं। नेक्स्ट नाम है जेवियर पेरेज दा कुइयार, 1982 से 1991, यह पेरू के वकील और राजनयिक रहे हैं। बुत्रस घाली 1992 से 1996, यह मिस्र के कूटनीतिज्ञ, विधिवेत्ता, विदेश मंत्री थे और इन्होंने एजेंडा फॉर पीस नामक रिपोर्ट जारी की है। कॉफी ए अन्नान 1997 से 2006, यह घाना के संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिकारी रहे हैं। एड्स, टीबी और मलेरिया से लड़ने के लिए एक वैश्विक कोष की स्थापना की। 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी 2001 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित स्वीडन की सरकार करती है। कॉफी ए अन्नान इस कार्यकाल में जब महासचिव रहे,
अमेरिका ने इराक पर अटैक किया। इस अटैक करने पर कोफी अन्नान के द्वारा कोई भी आलोचना, कोई टिप्पणी या अमेरिका जैसे देशों को नहीं रोका गया। वैश्विक स्तर पर अमेरिका की आलोचना हुई और कोफी अन्नान की महासचिव पद पर रहते हुई। 2001 यानी उस घटना के बाद ठीक 6 महीने बाद इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यहाँ मैंने आपको जो बताया है ये कुछ मैगजीन्स के आधार पर जो आलोचना रही है संयुक्त राष्ट्र संघ में कोफी अन्नान की और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की भूमिका की रही है। बान की मून 2007 से 2016 दक्षिण कोरिया के विदेश मंत्रालय में कूटनीतिक थे। एंटोनियो गुटेरेस 2017 से अब तक पुर्तगाल के पूर्व प्रधानमंत्री, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज रहे हैं। अभी इससे पूर्व में हम लोग बता चुके हैं कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज के पद पर भी कार्यरत रहे और वर्तमान में महासचिव भी हैं। अब बच्चों बात करेंगे हम गृह कार्य की। तो इसमें पहला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी तथा अस्थायी सदस्यों को दिए जाने वाले विशेष अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। यहाँ जो प्रश्न बताए गए हैं इन प्रश्नों में बोर्ड के बच्चों को ध्यान में रखते हुए बताया गया है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्यों के जो विशेष अधिकार हैं इसमें अंतर स्पष्ट करना है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन करना है कि सुरक्षा परिषद का गठन कैसे होता है, उसके कार्य किस प्रकार हैं, सुरक्षा परिषद जब समस्या आती है तो कैसे विश्व स्तर पर उन समस्याओं का समाधान करती है। तो इस प्रश्न में उनके कार्यों का उल्लेख किया जाएगा। तीसरा प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए कि जिस उद्देश्य को ध्यान में रख करके अंतर्राष्ट्रीय संगठन यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई उन उद्देश्यों को व्याख्या करना है। लास्ट क्वेश्चन है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका का आंकलन कीजिए। इस प्रश्न में आप पूरे जब अब हमने इस टॉपिक में जो पढ़ा है कि एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता होती है, क्यों बनाया गया अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसकी बनावट पे, उसकी प्रक्रिया पे, उसके संगठन में, इन सभी में संयुक्त राष्ट्र संघ एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन की भूमिका के रूप में कैसे कार्य करता है और अपने कार्यों को कैसे सफलता की ओर पहुंचाए। विश्व स्तर पर सभी देशों को बैठ कर के विचार विमर्श करना होगा, नए तरीके, नए रास्ते तलाशने होंगे। धन्यवाद।